ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द साइंटिस्ट गिवन द नेम माइटोकॉन्ड्रिया इज। माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था? वो आपके बेंडा साहब थे। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। ओके, फ्लेमिंग ने इसे धागे समान संरचना फाइला कहा था। ध्यान रखना, इसे फाइला, ओके, फाइला नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने। बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है इसके बारे में बताना है। एटीपी का निर्माण आप देखिए जो आपके F1 पार्टिकल से, यानी इसका आंसर ए है। F1 पार्टिकल या जिसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स कहते हैं वहां पे होता है। F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। अब देखिए ऐसी स्ट्रक्चर होती है F1 पार्टिकल की। ये होता है इसका हेड, ये होता है हेड और ये होता है इसका स्टॉक। आप देखेंगे कि जो F1 पार्टिकल है उसके हेड की अगर डायमीटर की बात करें तो वो 90 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 90 एंगस्ट्रॉम, ये डायमीटर हेड का। और जो यहाँ पे हेड होता है ना, यहाँ पे एटीपेज एंजाइम होता है और उसी एटीपेज एंजाइम के कारण एटीपी का सिंथेसिस होता है। ओके, तो क्लियर हुआ। अब आगे क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एटीपी सॉरी F1 कणों के खोजकर्ता कौन है? यानी F1 पार्टिकल को एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। अब तो बताइए F1 कणों के जो खोजकर्ता है वो कौन है? तो इसका जो सीधा आंसर होगा वो है मोरॉन। ठीक है, मोरॉन। जो आपके मोरॉन साहब हैं उसके नाम पे ही F1 पार्टिकल को मोरॉन पार्टिकल कहते हैं। हम्बर्टो फर्नांडीज मोरॉन ने F1 पार्टिकल की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के किण्वक उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो आपकी ईटीएस है उसके किण्वक जो एंजाइम्स होंगे उनके, वो कहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो इसके बारे में हमको बताना है। ओके गाइस, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पता है किसी को? नहीं पता? तो इसका आंसर भी आपके F1 पार्टिकल ही हैं। ओके, ध्यान रखना। अब आगे क्वेश्चन है केमी ऑस्मोटिक अवधारणा निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा 1961 में प्रतिपादित की गई? जो केमी ऑस्मोटिक की अवधारणा है उसके बारे में मैं बता चुका हूं, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करिए। और ये मिचेल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इसका आंसर बी हो गया। आगे क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया रचना है। अब देखिए ऑटोनोमस भी नहीं है, ये इंडिपेंडेंस भी नहीं है। ध्यान रखना, ये है सेमी ऑटोनोमस। तो आप बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल। ओके, क्लियर। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज। 10th क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के नव संश्लेषण या उत्पत्ति से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है ओरिजिन इन न्यू, यानी नवीन तौर पर उत्पत्ति। ओके, 11th क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र हेतु अदर नेम। तो क्रेब्स चक्र का दूसरा क्या नाम है? आप देखेंगे कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वही क्रेब्स चक्र है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा क्या संचालित किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए। आप बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संचालित किया जाता है तो यहाँ पे आपको लगाना है जो आपका ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन भी, क्रेब्स साइकिल भी करेंगे, ये इन सेडिमेंट्री मेटाबॉलिज्म भी करेगा। तो इसका आंसर होगा डी, यानी ऑल अबव। यानी क्रेब्स चक्र भी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी, आपकी इंटर सेडिमेंट्री मेटाबॉलिज्म। जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं उसके खोजकर्ता कौन थे? माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता थे कोलिकर। कोलिकर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की पेशियों में खोजा था। तो इसका आंसर हो गया कोलिकर। ओके, एक विभाजनशील कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। आंसर पता है किसी को? नहीं? तो इसका आंसर आप बताइए, जब तक कमेंट्स में लिख के बताइए, जल्दी बताइए 14th का आंसर, फिर मैं बताता हूं आपको। ओके, जब सोचिए, आंसर नहीं आया अभी तक, चलो रुको, 2 क्वेश्चन में बता देता हूं, उसके बाद में बता देना, कमेंट्स करना आप। माइटोकॉन्ड्रिया की आपकी ऑक्सीकारी प्रकृति को जांचने के लिए जेनस ग्रीन नाम का जो अभिरंजक है, ठीक है,
उससे अभिरंजित किया गया माइटोकॉन्ड्रिया को। और वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन से अभिरंजित किया? तो वो आपके साइंटिस्ट होंगे माइकेलिस। माइकेलिस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीडाइजिंग नेचर को पहचानने के लिए उसे जेनस ग्रीन नाम के एक आपका अभिरंजक है उससे इसको कलर किया। ओके, अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। वायवीय शोषण करने वाली जो कोशिका है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, तो वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो वायवीय शोषण भी करती हैं बट उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? दैट आर इरिथ्रोफाइट्स। ओके, अब देख लिए कि जो आपकी वायवीय शोषण है वो तो हो रहा है पर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो आपकी जो लाल रक्ताणु है यानी इरिथ्रोसाइट्स, उनमें ये कंडीशंस होती है। ओके, एक बात बता देता हूं मैं आपको कि इनकी ऑकरेंस के बारे में। आपकी यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ध्यान रखिए यूकेरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। प्रोकैरियोट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, पर यूकेरियोट्स में आपकी आरबीसी हो गई, आपके फ्लोएम हो गया, ठीक है, इनमें ये नहीं पाया जाता है। बट आपकी जो शुक्राणु की सेल हो गई, आपके रेटिना की सेल्स हो गई, इनमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके गाइस, अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिकतम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाए जाते हैं? आप देखिए जहाँ पे मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगी माइटोकॉन्ड्रिया वहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द कीटों की जो उड़ान पेशी कोशिका होती है, फ्लाइट मसल्स होती है इंसेक्ट की, उनमें पाए जाते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट सीन इन। तो इसका जो आंसर होगा वो देखिए वो क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ओके, अब देखिए हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, फर्न्स में भी होंगे। ओके, और जो बैक्टीरिया है उसमें नहीं होंगे, भूरी शैवाल होंगी जो उनमें भी होते हैं। आगे क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टी स्थल होता है, क्रिस्टी होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहां पे क्या होता है? वहां पे प्रोटीन संश्लेषण होगा क्या? नहीं होगा। क्रेब्स चक्र होगा वहां? नहीं होगा। वसा का जो फैट सिंथेसिस है वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी है वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस रिएक्शंस होती है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में क्या होता है। ओके गाइस, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम होते हैं। साइटोक्रोम होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? तो इसके बारे में देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के जो साइटोक्रोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइटोक्रोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है आपका, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से हैं? दो एंजाइम है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। ये दोनों कहाँ पे पाए जाएंगे? तो इन दोनों जो आपके ये दोनों एंजाइम्स हैं वो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पे पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटीएस का चलायमान वाहक है, यानी जो मोबाइल कैरियर ऑफ ईटीएस, ईटीएस का चलायमान यानी मोबाइल नेचर रखने वाला वाहक कौन सा है? तो आप बताएंगे CO एंड साइटोक्रोम C। तो इसका आंसर C होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। एटीपेज एंजाइम कहाँ पे पाया जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा B। F1 जो पार्टिकल होते हैं वहां पे आपका एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। इसके बारे में फुल डिटेल से मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो लेक्चर्स को पहले देखिए, क्योंकि बाद में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये होता है आपके जो ऑक्सीसोम होता है, ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीसोम है। ओके, एक्सीसोम को हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं। ओके, F1 पार्टिकल भी कहते हैं। और जो F1 पार्टिकल होता है ना, इसका ये F1 पार्टिकल ये है। F1 पार्टिकल मतलब ये हेड रीजन होता है, ऑक्सीसोम का हेड रीजन।
इसकी जो डायमीटर 90 एंगस्ट्रॉम है, ये सब कुछ बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा ना, वो एंजाइम एटीपेज एंजाइम होता है और यहाँ से एटीपी का सिंथेसिस होता है। इस कारण आप देखिए F1 जो पार्टिकल है उसमें एटीपेज एंजाइम पाया जाएगा और यही एटीपी का सिंथेसिस करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ओके गाइस, तो ये क्लियर हुआ आपको। अब हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नाम प्रदान करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नाम किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट थे आपके कोलिकर। जो कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने इसको कीटों की पेशियों में देखा था। ठीक है, कीटों की जो पेशियां होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था और इसका नाम क्या दिया उसने? इसका नाम सार्कोसोम दिया। कुछ वैज्ञानिक जो पिट्स हैं, वैज्ञानिक पिट्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ बुक्स में आपको जो पिट्स हैं, ओके, उसके बारे में भी देखने को मिलेगा। जो पिट्स हैं उन्होंने सार्कोसोम बताया था। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग नहीं होना है, कोलिकर लगाना है, कोलिकर आए तो पिट्स आए तो पिट्स को टिक करना है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब एक बात बताऊं, जो आपका सिट्रिक साइकिल है उसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र और क्रेब्स चक्र को ही हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र। ओके, तो आप देखेंगे कि द अदर नेम ऑफ द ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल इज क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक साइकिल बोल सकते हैं इसे हम। ओके, तो यहां से क्वेश्चन क्लियर होता है आपका। इष्ट कोशिकाओं में जो शोषण होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है? तो इष्ट कोशिका में आप देखेंगे कि वायवीय शोषण पाया जाता है। पायरुविक अम्ल के जो है, पायरुविक अम्ल वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के किस स्थान पे होता है, इसके बारे में आप बताइएगा। तो इसके बारे में हम बताएं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मध्यांश होता है वहां पे ये रिएक्शन होती है, यानी पायरुविक अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बता चुका हूं, OAA, पहले इसकी स्ट्रक्चर भी बता चुका हूं केमिस्ट्री में मैं बहुत बार। यहाँ पे OAA लिखूंगा मैं अभी। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने वाला जो पहला एलिमेंट होगा, यानी इसे गतिमान बनाने वाला जो पहला तत्व है वो कौन सा होगा? एसिटाइल कोएंजाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रेब्स चक्र के लिए, एसिटाइल कोएंजाइम। ओके, आगे क्वेश्चन है, दो ऐसी यूकेरियोटिक सेल्स के आपको नाम बताने हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया जिनमें नहीं होता है, यानी जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंस होता है। तो आप देखेंगे उच्च कशेरुकों की जो आरबीसी होती है वो एंड फ्लोएम, जो फ्लोएम सेल्स हैं और उच्च कशेरुकी हैं उनकी जो आरबीसी है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। ओके, क्वेश्चन क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कला से निर्मित अंग होता है, सबको पता है। ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कला से निर्मित अंग है। इन दोनों कलाओं के मध्य उपस्थित जो खालिस्तान होता है ना, रिक्त स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसे हम परिमाइटोकॉन्ड्रिया अवकाश यानी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश बोलते हैं। तो गाइस ध्यान रखिए, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश इसे बोलेंगे। ओके ओके ओके, क्लियर। हाँ, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, तो इसे किस प्रकृति का कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं सेमी ऑटोनोमस। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं सेमी ऑटोनोमस प्रकृति का। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? कोलिकर ने देखा था। और किसमें देखा था? आप देखिए, कीटों की जो पेशियां होती है, जो इंसेक्ट होते हैं उनकी पेशियां होती है, उसमें कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था। हु ऑब्जर्व जो माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल? तो हम लिखेंगे आंसर द कोलिकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम इज गिवन टू माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन द नसल्स? ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया पेशियों में पाए गए तो उनको क्या नाम दिया गया? तो उनको सार्कोसोम नाम दिया गया। आंसर याद रखना, जो सार्कोसोम है, ओके, हिंदी में लिखना टफ है थोड़ा, सार्कोसोम। ओके, क्लियर। जो सार्कोसोम नाम दिया कोलिकर ने, और वो कहां पे देखा था उस माइटोकॉन्ड्रिया को? जो कि इंसेक्ट हैं उनकी पेशियों में। सो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको।
आधुनिक अवधारणा के अनुसार एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीसोम के किस भाग में होता है? तो आप देखेंगे जो शीर्ष भाग होता है वहां पे एटीपी का निर्माण होता है। मैं बता चुका हूं आपको कि जो आपकी एटीपी का सिंथेसिस ऑक्सीसोम है, F1 पार्टिकल जो हेड है उसका वहां पे होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के श्वसन केंद्र हैं? तो वायवीय श्वसन केंद्र होते हैं। सामान्यतः कोशिकाओं में आप देखेंगे कि 300 से 800 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बट कुछ कोशिकाओं में सिंगल भी होते हैं और कुछ कोशिकाओं में लाखों की संख्या में भी होते हैं। एक बात ध्यान रखना, जहां पे आप देखिए मेटाबॉलिज्म की रेट हाई होगी वहां पे आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो भी हाई होंगे। ये बात ध्यान रखना, जहां पे मेटाबॉलिज्म की रेट बहुत हाई होगी वहां पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी हाई होंगी। ओके, एक बात बताता हूं कि जो एक चेओस नाम का प्रोटोजोआ है, ठीक है, केओस नाम का प्रोटोजोआ है, तो जो वो प्रोटोजोआ है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं लगभग 5 लाख। तो चेओस नाम के प्रोटोजोआ में ये देखिए चेओस चेओस नाम का जो प्रोटोजोआ है उसमें 5 लाख, वाह कितने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, 5 लाख होते हैं। बट आप देखेंगे कि जो आपका क्लोरेला है, जो क्लोरेला है उसमें तो एक ही पाया जा रहा है, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, और केओस में 5 लाख, तो ये बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस हो गया। तो जनरली इनमें डिफरेंस भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में। ओके, अब देखिए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कितना होता है? तो आप देंगे कि 40 से 70 एंगस्ट्रोम का होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, जो माइटोकॉन्ड्रिया की डबल लेयर होती है, ठीक है, उनके बीच में जो अवकाश होता है उसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ओके, यानी मैं बताता हूं आपको, ये देखिए अगर ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया बनाऊं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी सेकेंड लेयर अगर ये होगी ना, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फर्स्ट लेयर ये हो गई आपकी और सेकेंड लेयर उसकी ये हो गई, तो इनके दोनों के बीच में जो अवकाश होगा वो आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश होता है। ओके, इसमें ये क्रिस्टीज पाई जाती हैं, ध्यान रखना क्रिस्टी पाई जाती है, कुछ स्ट्रक्चर क्रिस्टी ऐसे क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो सतह होती है ना उसको बढ़ा देती है और जहाँ पे रिएक्शन ज्यादा हो सके। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवृंतीय कण जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला पे पाए जाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? जहाँ स्टॉकलेस जो पार्टिकल होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन पे मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, यानी स्टॉकलेस पार्टिकल फाउंड ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल, व्हाट नेम इज गिवन द नेम? दिस इज अ पार्सन पार्टिकल, दे आर द, तो इन्हें कहते हैं पार्टिकल ऑफ पार्सन या पार्सन के कण। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर लेयर है उस पे तो अवृंतीय कण, पार्सन के कण, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतः कला होती है उस पे स्टाक्ड जो यानी व्रंत युक्त यानी जिनमें स्टाक होगा वो वाले कण एफ कण, या जिन्हें हम मोरान कण, F1 पार्टिकल या मोरान पार्टिकल या ऑक्सीसोम या आपके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीसोम के शीर्ष भाग में कौन सा विशिष्ट एंजाइम पाया जाता है? तो ध्यान रखना एटीपेज एंजाइम पाया जाता है ऑक्सीसोम के। ऑक्सीसोम के स्ट्रक्चर में बहुत बार बना चुका हूं इस वीडियो में, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये इसका हेड होता है यानी F1 होता है, ये होता है आपका F0, बेस होता है ये तो होता है आपका बेस। ओके, ये होता है आपका हेड। ओके, और इसे हम कहते हैं स्टॉक। ओके, ये होता है स्टॉक, ये होगा आपका बेस, नीचे वाला। तो आपका जो हेड रीजन होता है वहां पे एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, इसी कारण ये आपका जो एटीपी होता है ना, एटीपी उसी का सिंथेसिस करता है ये हेड वाला रीजन, इसी कारण इसको आप देखिए जो ऑक्सीसोम एलिमेंट्री पार्टिकल है वहां, इसी कारण ये एटीपी का निर्माण कर पाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः कला में अधिक युग्मन कारक पाए जाते हैं, तो वो युग्मन कारक कहाँ पाए जाते हैं, किस कला में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की किस कला में? तो आप देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी अंतः कला होती है ना उसमें ये पाए जाते हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा गाइस।
एक क्वेश्चन हो, दो ऑक्सीसोम्स के मध्य लगभग कितना अंतराल होता है? तो आप देखेंगे कि 100 एंगस्ट्रॉम का तो स्पेस होना ही चाहिए दो ऑक्सीसोम्स के बीच में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो आप देखेंगे कि तो 55 एस वाले सब यूनिट एंड 70 एस सब यूनिट। एस क्या है? ये स्वीडनबर्ग सब यूनिट है। इसके बारे में एक डिटेल से लेक्चर है, बहुत ही मतलब समथिंग 10 मिनट तक इसके बारे में हमने चर्चा की है। स्वीडनबर्ग यूनिट क्या है, अगर आपको नहीं पता है स्वीडनबर्ग यूनिट की तो जाइए सीपी शर्मा क्लासेस फॉर बीएससी एमएससी एंड नेट जीआरएफ एंड नीट, ओके, वहां पे जाके चेक इन करिए। अगर आपने ये माइटोकॉन्ड्रिया का एमसीक्यू देख लिया है तो ये इसका जो वीडियो है थ्योरी लेक्चर वो जरूर देखिएगा, क्योंकि थ्योरी लेक्चर देखने से आपके फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जिस प्रकार आप एमसीक्यू में भी आपको बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप वीडियोस को देखिए। प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाल बटन को दबाइए और घंटी का बटन जरूर दबाना। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।